हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। तो अपने आज जो करें वो मेवाड़ राजवंश के बारे में करेंगे। मेवाड़ का इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो अपने जो करेंगे उससे मेवाड़ का इतिहास। हेडिंग लगा लेना भाई, मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास अपने जो करेंगे उसे मेवाड़ के इतिहास के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो मेवाड़ के बारे में अपने क्या कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। भी क्या कुछ पढ़ेंगे इसमें। मेवाड़ में जो वंश है राजवंश, उस राजवंश के बारे में जिक्र करेंगे। मेवाड़ के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राचीन नाम की बात कर लेता हूँ। मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या क्या है। अगर मेवाड़ के प्राचीन नाम करता हूं तो इसे मेदपाट, मेवाड़ को मेदपाट, क्योंकि मेद यहाँ पे जाति रहती थी तो उसके नाम पे इसे मेदपाट कहा गया। इसे प्रागवाट, मेदवाट कहा जाता है, इसे प्रागवट कहा जाता है। और एक जनपद हुआ सिवी जनपद, तो इसे मेदपाट भी कहा जाता है, इसे प्रागवाट भी कहा जाता है, इसे सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपकी कॉमन से यहां से पता होना चाहिए। आपको क्या क्या बोला जाता है इस बात के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मेदपाट, प्रागवाट या फिर इसे कहा जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा देख लेता हूँ मैं, सेट नहीं बैठा बैकग्राउंड थोड़ा सा। ये ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, और मेवाड़ में जो वंश था उसे गोहिल वंश कहा गया, लिख लेना। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। ठीक है, मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था? तो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासक था। और गोहिलों का जो संस्थापक था, गोहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल वंश का संस्थापक जिसे कहा जाता है उसका नाम था क्या? गुहादित्य। गुहिल वंश के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। गुहिल वंश के समय एक अभिलेख प्राप्त हुआ था भाई, सामोली अभिलेख। गुहिल वंश के समय तो क्या हुआ, सॉरी, 946 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। 646 का, सॉरी, 646 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। इस साम्यली अभिलेख के अंदर 5 राजाओं के नाम है। एक तो गुहिल, अच्छा, गुहिल के बाद में जो शासक बना उसका नाग, देख 2 मिनट रुकना। गुहिल, भोज, महेंद्र, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। ये इस शिलादित्य के समय का अभिलेख है 646 का। उसने प्रत्येक राजा के शासनकाल का आंकड़ा लगाया और आंकड़ा लगाते हुए उसने कहा कि 20-20 साल कम करता हो। तो जो पहले 5 राजाओं में जो सबसे पहले गुहिल था वो लगभग 566 के अंदर था। कब था? 566 ईस्वी के अंदर था। तो उसने कहा गुहिल वंश की स्थापना कौन से सन में होती है? 566 के अंदर होती है। यहाँ पे लिख देते हैं
566 ईस्वी में होती है। ठीक है, और सामान्य अभिलेख से अपने को और क्या जानकारी मिलती है भाई? गुहिल वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। जो ये अभिलेख है गुहिल वंश की जानकारी का सबसे प्राचीनतम अभिलेख पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे बता दूं, जो अभिलेख पड़ता है ये यहां पे जावर में, उदयपुर में जावर क्षेत्र पड़ता है। जावर में खनन उद्योग यानी कि सीसा जस्ता, तथा जावर में जावर माता मंदिर की जानकारी देता है। जावर माता मंदिर की जानकारी देता है। ये कौन सा? तो सामान्य अभिलेख जो पड़ता है इसके बारे में आपको बताना चाहिए। अच्छा, गुहादित्य के पिताजी का, अगर मैं गुहादित्य को हेडिंग लगाता हूं संस्थापक के रूप में, तो सबसे पहले गुहादित्य, पिताजी का नाम शीलादित्य, और इसका जो लालन पालन किया था वो कमलावती ने किया था। लालन पालन कमलावती ने किया। दूसरा, गुहिल वंश का संस्थापक ईस्वी में गुहिल वंश की नींव डालता है। और यहां पे गुहिलों की कुल 24 शाखाएं बताई गई है। गुहिलों की कुल 24 शाखाएं बताई गई है, जिसमें से सबसे प्रमुख शाखा कोई है, सबसे प्रमुख शाखा कोई है तो गुहिल शाखा है। सबसे प्रमुख शाखा मेवाड़ के गुहिल। और ये गुहिल है सव्य को, जो गुहिल पढ़ते हैं स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। एक बार सिस्टम से चलेंगे बगी, 3-4 राज्य ऐसे लिख लेते हैं सूर्यवंशी, स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गुहिल स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी के रूप में मानते हैं। ये यहां से आपको बेसिक सा कॉमन सी बातें यहां से सिंपल सा पता होना चाहिए।
नागदा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मान मौर्य को आता है। चित्तौड़गढ़ के मान मौर्य को हराया और यहां पे इसको हरा के कहां का शासक बन जाता है, चित्तौड़गढ़ का। जब इसको हराता है तो सोचता भी राजधानी किसको बनाऊंगा भाई, मेन तो राजधानी तो वही रखूंगा नागदा, तो इसने राजधानी तो नागदा को बना लिया। ठीक है, फिर बात करते तो नागदा को राजधानी बनाता है, लेकिन जहां पे नागदा था वहां पे एक मंदिर बनवा देता है एकलिंगनाथ जी का। एकनाथ जी का मंदिर बनवा दिया नागदा के अंदर और इसका नाम रख दिया कैलाशपुरी। इसका क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया कैलाशपुरी। एकनाथ जी का मंदिर बनवाया और इसका नाम क्या रख दिया गया, कैलाशपुरी इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, इसके बारे में आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आगे चलता हूं। यहां पे एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाते हैं और स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान बताते हैं। भाई मेवाड़ के जो भी गुहिल वंशी है, मेवाड़ के जो भी गुहिल वंशी पढ़ते हैं स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, तो स्वयं को यह एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये स्वयं को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, और यही बप्पा रावल जी थे जिन्होंने एक पाकिस्तान में एक शहर बसाया था, इसे रावलपिंडी कहा जाता है। रावलपिंडी पाकिस्तान में। अगर रावलपिंडी शहर किसी ने बसाया था, वो तो किसी ने बसाया था, तो इसी ने बसाया था, तो आपको पता होना चाहिए रावलपिंडी शहर बसाने वाला कौन था, तो बप्पा रावल जी था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, और बप्पा रावल मुस्लिम को हराते हुए अफगानिस्तान चला जाता है और वहां पे जो राजा था सलीम, उसको हटा देता है और उसके स्थान में अपने भांजे को राजा बना देता है, अपने भांजे को वहां का राजा बना देता है। यहां से भी क्यों गया था ये आपको पता होना चाहिए। बप्पा रावल यहां से क्यों गया था, बप्पा रावल का यहां से जाने का क्या रीजन था, उसको क्या कुछ फायदा लगा भी तो करके वहां से गया था, तो सुनना भाई 2 मिनट एक बार। अब ये बप्पा रावल यहाँ का शासक इसलिए बना था क्योंकि जो चित्तौड़ पे मान मौर्य था वो इतना ताकतवर नहीं था। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने ये चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा था, तो लगा भी चित्तौड़ की जनता को, मेवाड़ की जनता को भी ये मान मौर्य से रक्षा नहीं कर सकता। बप्पा रावल वहाँ का शासक बन जाता है, मान मौर्य को हटा दिया जाता है। मान मौर्य आता तो मान मौर्य का मकसद ही था इनको मतलब यहाँ से निकालना, मकसद था उनका, तो यहाँ से उनको निकालते हैं। मुस्लिम सेना को खदेड़ने लगते हैं और लास्ट में छोड़ देते हैं लास्ट तक। लेकिन जब अफगानिस्तान तक इनको खदेड़ के ले जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे जो शासक था अफगानिस्तान का, गजनी का शासक था सलीम, तो उसे हटा दिया जाता है और सलीम को हटाकर वहाँ पे अपने भांजे को शासक के रूप में लगा दिया जाता है। ये बात कॉमन से आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक इतिहासकार है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य इतिहासकार है
वो तो बप्पा रावल की तुलना सीवी वैद्य, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिन से करता है। चार्ल्स मार्टिन से तुलना करने वाला कौन था? सीवी वैद्य था। ठीक है, फ्रांस का था। और बप्पा रावल मेवाड़ में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का भी चलाता है। एक 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाता है। ठीक है, बप्पा रावल। ये आपको उपाधि बप्पा रावल की पढ़ लेते हैं। उपाधि एक तो इसे चकवे, चारों दिशाओं को जीतने वाला चकवे कहा जाता। एक इसे राजगुरु कहा गया, चकवे कहा गया, राजगुरु से कहा गया। हिंदू सूरज कहा गया। चकवे के नाम से जाना जाता है, राजगुरु के नाम से जाना जाता है, और इसे हिंदू सूरज के नाम से जाना। चकवे इसलिए यानी कि चारों दिशाओं को जीतने वाला कोई शासक था, तो वो कौन था आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में राजगुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी राज्यों को गुरु के समान था। हिंदू सूरज यानी कि हिंदू का सुल्तान के समान था, इसलिए इसे हिंदू सूरज कहा जाता है। ये बात आपको कॉमन से यहां से पता होना ही चाहिए। ठीक है, और इसका जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। वास्तविक नाम क्या था इसका? कालभोज था। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इसे कालभोज के नाम से जानते थे। बप्पा रावल के बाद जो शासक, जो मेन शासक है अपना, वो शासक रहेगा अपना अल्लट। अल्लट, इसका अगर नाम की बात करो, इसे आलू रावल भी कहा जाता है। बप्पा रावल इसको आलू रावल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसके समय के अंदर दो प्रशस्ति मिलती है भाई। इसके समय में, अल्लट के समय में दो प्रशस्ति मिलती है, यानी कि अल्लट एक प्रशस्ति का नाम था सारणेश्वर प्रशस्ति। और एक प्रशस्ति का नाम था आठपुर अभिलेख। सारणेश्वर प्रशस्ति 970 के अंदर मिलती है, सॉरी 953 के अंदर। यह 953 ईस्वी के अंदर थी और यह 977 के अंदर थी।
अब सारनेश्वर प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहले तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला, राजधानी बनाया। दूसरी जानकारी मिलती है आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरी जानकारी मिलती है यहां पे कर व्यवस्था के बारे में, आहड़ में कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यह प्रशस्ति कर व्यवस्था की जानकारी देती है। ठीक है। चौथी बात, यह प्रशस्ति प्रशासनिक जानकारी देती है। अभी प्रशासनिक जानकारी एक बार आगे लिख देता हूं। जैसे ये बताते हैं, एक तो यहां पे बंदीपति, नाम का अधिकारी था। दूसरा यहां पे बिस्गाधिराज, तीसरा यहां पे अक्षपटलिक, चौथा संधि विग्रहक, पांचवा अमात्य। पांच प्रशासनिकों के बारे में बताता है। जैसे बंदीपति, जो प्रशंसा करने वाला, जब भी राजा दरबार में आता है उसकी प्रशंसा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बंदीपति कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में बिस्गाधिराज, जो इनका मुख्य चिकित्सक होता, अक्षपटलिक आय व्यय का होता, आय व्यय का अधिकारी। संधि विग्रहक युद्ध का अधिकारी। अमात्य जो प्रधान होता, अमात्य जो प्रधान होता उसे अमात्य कहा जाता है। अब एक बात और थी पीछे वाली, 8 पूर्व अभिलेख, जो कि 977 का समय, यह शक्ति कुमार के समय का है। किसके समय का पड़ता भाई? ये शक्ति कुमार के समय का पड़ता है। शक्ति कुमार इसके बाद होगा। 8वें अभिलेख में अपने को ये बात पता चलती है, एक तो इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। हरिया देवी से शादी की। इसने हुण राजकुमारी के हरिया देवी से शादी करता है। हर्षपुर नगर बसाता उदयपुर में। उदयपुर में हर्षपुर नगर बसाते, साथ में नौकर सेवा की शुरुआत करने वाला कोई व्यक्ति था। नौकर सेवा की शुरुआत भी करने वाला कौन था? तो यहां पे 8 पूर्व अभिलेख अल्लड़ के बारे में इसकी बात की जानकारी देता है। ठीक है। इसके बाद एक शासक होता है शक्ति कुमार जी।
मालवा से आ रहे थे, मालवा के मुंज परमार से आ रहा, और मुंज परमार का भतीजा था भोज। भोज ने चित्तौड़ में मंदिर या फिर समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये करवाने वाला कौन था? तो यहाँ पे शक्ति कुमार जी था। समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो कौन था? वो शक्ति कुमार जी था। इसके बारे में आपको ये बातें, सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर बात करता हूं मैं जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह का जो समय था 1213 से 1250, जेतर सिंह का समय था 1213 से लेकर 1250 के मध्य। ठीक है। सुनना यहां से, जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का कोई शासक था, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है, उसे बुताला का युद्ध कहा जाता है। बारह सौ सताइस में होता है। कोई 26 भी मानते हैं पर कोई 27 मानते हैं। तो 1227 में होता है बुताला का युद्ध था, उदयपुर के अंदर क्षेत्र पड़ता है, उदयपुर के अंदर। जिसमें जेतर सिंह की विजय होती है और उसके जो प्रमुख सेनापति थे बालक मदन। बालक मदन इसके प्रमुख दो सेनापति थे। जब इल्तुतमिश हार जाता है तो भागता है, यहां से भागता हुआ लास्ट में नागदा को लूट लेता है। भागता है, भागता हुआ नागदा को लूट लेता है, उजाड़ देता है बिल्कुल। तो जब नागदा को लूट लिया गया, तो नागदा के बाद में सिंपल सा यहाँ पे एक निर्माण किया गया। यानी कि किसका निर्माण किया गया? यहाँ पे एक नई राजधानी बनाएगा। उस नई राजधानी को क्या कहा जाएगा? उस नई राजधानी को चित्तौड़ कहा जाएगा। तो सिंपल सा कह सकता हूं, चित्तौड़गढ़ को राजधानी जेतर सिंह के द्वारा बनाई गई। ठीक है। और दशरथ शर्मा थे, उससे जेतर सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा। दशरथ शर्मा ने दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के काल को
मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक यहाँ पे एक ग्रंथ है भाई, जय सिंह सूरी का, जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है, हमीर मद मर्दन। इसमें जो हमीर का जिक्र किया गया ना, ये इल्तुतमिश है। ये कौन है? इल्तुतमिश है। ये यहाँ पे इल्तुतमिश पड़ता है, ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। हमीर का जो जिक्र किया गया है, ये बंदा यहाँ पे कौन पढ़ता है? तो यहाँ पे इल्तुतमिश पढ़ता है। इस बात को आपको यहाँ से जिक्र होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपने काफ़ी कुछ बप्पा रावल किया। बप्पा रावल के अलावा मैं बात करता हूँ तो आपको जेतर सिंह अहलट किया, गोहिल के बारे में जिक्र कर लिया। और इसके अलावा जो अपना नया टॉपिक यानी कि अपने चलेंगे हम उसके जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह से, या फिर जो भी अच्छा रहेगा वहाँ से चलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं उसके ऊपर। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।